गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 7 जून और 7 जून का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का देखेंगे। उसके तहत आज जो है आधुनिक बिहार का इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और ये जो है ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक बिहार के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जो है जरूर अब सीक्वेंस में सबको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक बिहार के बारे में। आधुनिक बिहार की शुरुआत 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानी जाती है। हालांकि बिहार में यूरोपियों का आगमन जो है 17वीं शताब्दी में ही जो है प्रारंभ हो गया था। 1711 ईस्वी में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें जो है प्राप्त की थी। तो पहली बार रियायतें जो है डच लोग प्राप्त किए थे बिहार और बंगाल दोनों में। अलवर्दी खां जो है 1732 ईस्वी में बिहार का नया नाजिम बना। उसके बाद 1740 में बंगाल का जो है ये नवाब बन गया। कौन? अलवर्दी खां जो है बना। आगे देखते हैं अलवर्दी खां 1750 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी जो है मनोनीत किया था। और 1756 में नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बन गया था। और सिराजुद्दौला के नेतृत्व में ही जो है 1757 में 23 जून 1757, ये डेट भी पूछ लेता तो याद रखेंगे। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध जो है नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है हुआ, और जिसमें अंग्रेज जो है की जीत हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि मीर जाफर जो है ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो कि अंग्रेजों से जाकर मिल गया था। और इसके परिणति क्या हुआ कि अंग्रेजों के हाथ सिराजुद्दौला की जो है हार हुई मीर जाफर के कारण, और बाद में मीर जाफर को जो है नवाब बनाया गया और उसका पुत्र मीरन को बिहार का जो है उपनवाब बनाया गया। लेकिन वास्तविक राजा रामनारायण ही बने रहे बिहार में। मुगल सम्राट अली गौहर, जिसको कि हम लोग बाद में जो है इनका नाम भी परिवर्तित हुआ, और ये जो है अली गौहर बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो है आधिपत्य मुगल सम्राट के अधीन था। और इसने जो है बाद में चलकर जो है क्या किया, अंग्रेजों को ये सुविधा भी दी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है, युद्ध के बाद जो है इसको रियायत दिया जाता है अंग्रेजों को। और 1760 में अली गौहर, जिसने अब शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की, तो यही शाह आलम द्वितीय आपको जो है ज्यादातर बुक में मिलेगा, अली गौहर का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में अली गौहर भी दे देता है कभी कभी। तो जो है उपाधि मिली थी, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो है आधिपत्य इनको मिला था। और 1760 में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से जो है बंगाल का नवाब बना था। एक्चुअल में हुआ क्या कि मीर जाफर को जब नवाब बनाया गया, उसके बाद जो है मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच जो है आनाकानी होने लगी, तो उसके बाद मीर कासिम को जो है 1760 में बनाया गया बंगाल का नवाब। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें आपको कि प्लासी के युद्ध के समय जो है एक तरफ तो सिराजुद्दौला था, एक तरफ जो है लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड जो है क्लाइव सेनापति के रूप में प्लासी के युद्ध में था। तो आगे चलते हैं कि मीर कासिम जो है मीर जाफर के बाद बनाया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद मीर कासिम को जो है समझ में ये आने लगा कि
किस तरह जो है अंग्रेज व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। इसी कारण मीर कासिम जो है स्वच्छंद रूप से जो है आचरण करने लगे, स्वच्छंद रूप से जो है नवाब का पद काम करने के रूप में काम करने लगे, जिससे क्या हुआ, मीर कासिम को जो है अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया। मीर कासिम उसके बाद भागकर पटना आया, फिर वहां से लखनऊ जो है गया और लखनऊ में सुजाऊ दौला से सहायता मांगी, क्योंकि लखनऊ उस समय अवध का जो है नवाब कौन था, सुजाऊ दौला था। और वहीं पर जो है अवध की लखनऊ में ही उस समय शाह आलम द्वितीय भी जो है मौजूद था। अतः मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाऊ दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट का निर्माण किया और जो है युद्ध अंग्रेजों से किया। तो यहाँ पर एक और भी तथ्य आपको बता दें मीर कासिम के बारे में कि मीर कासिम जब अंग्रेजों से स्वच्छंद हुआ, अलग हुआ, तो उसने जो है मुंगेर को जो है अपनी राजधानी बनाई थी, मुर्शिदाबाद से हटकर। ये भी आप लोग तथ्य याद रखेंगे। तो अब क्या होता है, ये तीनों जो सुजाऊ दौला अवध का नवाब जो था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और उसके बाद जो है मीर कासिम, इस तीनों ने गुट ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर में एक युद्ध लड़ा जिस अंग्रेजों से, और अंग्रेजों का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था। यहाँ पर एक याद रखेंगे, ऑप्शन में जो है यूपीएससी में भी ये पूछा जा चुका है, टॉमस मुनरो भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, टॉमस मुनरो, हेक्टर मुनरो, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए। तो टॉमस मुनरो जो है यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर हेक्टर मुनरो था। टॉमस मुनरो जो है किससे संबंधित था, जो भूमि से संबंधित प्रथाएं थी, जमींदारी प्रथा, महलवारी प्रथा और रैयतवाड़ी। तो आप टॉमस मुनरो को देखेंगे कि ये रैयतवाड़ी प्रथा से जो है ये संबंधित था, तो टॉमस मुनरो, जबकि हेक्टर मुनरो जो है ये युद्ध लड़ा है बक्सर के युद्ध में। और बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है बिहार प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण के सहयोग से जो है चलाया जाने लगा। बाद में क्या होता है कि जब ये युद्ध होता है बक्सर युद्ध के बाद जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच जो है एक संधि होती है, और संधि के बाद जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र का दीवानी मतलब लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दे दिया जाता है, और बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक उप प्रांतपति का पद भी जो है अब बनाया जाता है। तो इस तरह जो है क्या होता है, बिहार के कुछ महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में राम नारायण और सिताब राय का जो है नाम प्रमुख रूप से आता है। 1761 में राज बल्लभ भी बिहार का नायब के पद पर जो है रहा था। 1766 में पटना में स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी सैमुअल मिडल्टन को जो है को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के एक प्रशासन मंडली के साथ जो है नियुक्त किया गया। आगे क्या होता है कि 1770 में बिहार में जो है भीषण अकाल पड़ता है, और भीषण अकाल के कारण एक लगान परिषद का जो है 1770 में गठन किया जाता है। इसको जो है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर क्या होता है कि इसी समय जब 1770
71 के बाद 71 में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वैध प्रशासन को समाप्त करने की जो है घोषणा की जाती है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और यहीं पर जो है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भी आ जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आ जाता है तो उसमें जो क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का गवर्नर, चूंकि 72 में अगर जो बात करें तो बंगाल का गवर्नर रहता है, लेकिन 1773 के वो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और यहाँ पर एक और तथ्य सामने आती है कि फिर से जो है 1783 में बिहार में अकाल पड़ता है, और इस अकाल के कारण जो है क्या होता है कि यहाँ पर एक अन्नागार का निर्माण किया जाता है पटना में, जिसको कि गोल घर के रूप में जानते हैं। तो ये अकाल में जानशोर को इसके कारण और प्रकृति की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है, और जानशोर जो एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव देता है, और 1784 में पटना में गोल घर का जो है निर्माण होता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य जो है याद रखेंगे कि ये गोल घर का जो डिजाइनर था वो था जॉन गार्डस्टीन या गॉडस्टन जो है, गार्डस्टन ही प्रोनाउंस करें तो जॉन गार्डस्टन जो है ये इसका जो है मुख्य इंजीनियर था। ये पूछा जा चुका है, और किसके सुझाव पर हुआ तो जॉन शोर के सुझाव पर हुआ। 1784 में गोलघर का निर्माण प्रारंभ हुआ और 1786 में जो है ये बनकर तैयार हो गया। 1783 के बिहार अकाल के बाद ये इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि फौजदारी प्रशासन भी अंग्रेजों का नियंत्रण में जो है आगे चलकर आ गया कि 1790 तक जो अंग्रेज ने फौजदारी प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया था, क्योंकि अभी शुरू में जो है 1765 में क्या हुआ है कि सिर्फ जो है लगान वसूलने का जो है जिम्मेवारी दिया जाता है किसको, तो अंग्रेजों को, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। लेकिन बाद में जो है फौजदारी प्रशासन भी ले लिया जाता है अंग्रेजों को द्वारा, और पटना में पहले मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, और उसका नाम क्या होता है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ये भी आप लोग रट लेंगे, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो है ये बन जाता है पहला मजिस्ट्रेट पटना का। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पटना और गया जिले को जो है अलग अलग संगठित कर दिया जाता है, पटना से गया को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो है 1766 में सारण को जो है सारण जिले को दो भाग में बांटकर सारण और दूसरा भाग चंपारण कर दिया जाता है। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में जो है विभाजित कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर अब जमींदारी प्रथा भी आ जाती है, और जमींदारी प्रथा से प्रभावित जो है लोग होने लगते हैं, तो इसके लिए जो है कुछ जमींदारों की नियुक्ति भी जो है अंग्रेजों द्वारा होती है। आगे चलकर जो है इसी जमींदारों के से नाराज होकर जो है कुछ विद्रोह होते हैं, तो वो महत्वपूर्ण विद्रोह हम लोग जो है देख लेते हैं। ये है पहला नील विद्रोह, जो कि 1860-61 में बंगाल में होता है नील विद्रोह। तो ये ईस्वी भी याद रखेंगे, बिहार में जो है पूछ लिया जाता है। और इसी नील विद्रोह चूंकि बंगाल में होता है, लेकिन जो है दरभंगा और बेतिया जिले में भी नील की खेती की जाती थी, और वहां के मजदूरों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था। अतः जो है 1866 में पंडोल मधुबनी में और 1866 में चंपारण में नील विद्रोह जो है हुआ, लेकिन इसको शांत कर दिया गया है। आगे चल के जो है देखते हैं हम ब्रिटिश सत्ता के
बिहार में जो है बहावी आंदोलन भी चला और विभिन्न जनजातीय आंदोलन भी चला। तो बहावी आंदोलन जो है मुख्य रूप से चला था। वहीं आगे चल के जो है इसी में एक चंपारण सत्याग्रह होता है गांधी जी के नेतृत्व में। तो पहली बार सत्याग्रह का जो है सफल प्रयोग चंपारण में जो होता है गांधी जी के नेतृत्व में। ये पहला सत्याग्रह था। ये प्रश्न जो है दो बार पूछा जा चुका है। अब जो है हम बहावी आंदोलन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि बहावी आंदोलन का जो है संस्थापक ये अब्दुल अल बहाव थे। 1703 में ये इन्होंने अरब में बहावी आंदोलन को चलाया था। भारतवर्ष में जो है बहावी आंदोलन को रायबरेली में 1786 ईस्वी में चलाया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। लेकिन पटना में फिर जो है ये आया। पहली बार पटना में सैयद अहमद ने मोहम्मद हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया और इसने जो है पटना में बहावी आंदोलन को चलाया। बहावी आंदोलन में जो है 4 खलीफा मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली जो है हुआ है। 1831 में बालकोट की लड़ाई में सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद की मृत्यु हो गई और इसी लड़ाई में सिखों का सेनापति शेर सिंह जो है था। बहावी आंदोलन मूलतः जो है मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन के रूप में था और बाद में जो है ये ब्रिटिश के विरोध जो है आंदोलन बन गया बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन का केंद्र जो है मुख्य रूप से पटना में जो है था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि बंगाल का फरायांजी आंदोलन इसी आंदोलन से प्रेरित था और इसके नेता जो है हाजी शरियतुल्लाह थे और 1828 से 1868 तक पटना इसका केंद्र था। तो फरायांजी आंदोलन का जो है केंद्र ये भी पटना था। ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका था। और 1857 के विद्रोह के समय पटना के बहावी आंदोलन कर्मी जो है बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। और यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि बहावी आंदोलन के अनुयायी अपने आप को जो है अहले हदीस कहते थे। तो ये था बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के बाद जो है नोनिया विद्रोह होता है। इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच जो है होता है। एक्चुअल में नोनिया विद्रोह जो है बिहार में सोडे के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। सोडे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम जो है नोनिया लोगों द्वारा किया जाता था और सोडे का उपयोग जो है बारूद बनाने के लिए होता था। और ब्रिटिश हुकूमत क्या किया, इस नोनिया जो कि सोडों का निर्माण करता था उसके विरुद्ध जो है क्रूर व्यवहार करने लगा था। इन्हीं से अंग्रेजी राज के विरुद्ध जो है ये नोनिया लोग हो गए और विद्रोह कर दिए। तो नोनिया विद्रोह जो है हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया आदि क्षेत्र में हुआ है। और किससे संबंधित था नोनिया विद्रोह, तो सोडा उत्पादन से संबंधित था। ये तथ्य जो है याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला विद्रोह था लोटा विद्रोह। ये जो है 1856 में हुआ था। 1857 की क्रांति के पहले मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैल गया। ये इसलिए फैला कि यहाँ पर प्रत्येक कैदी को मुजफ्फरपुर में पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन सरकार दैट मीन्स ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे के जगह जो मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इससे कैदियों ने कड़ा विद्रोह किया और अतः पुनः जो है पीतल का लोटा कैदियों को दिया जाने लगा। इसी को जो है हम लोग लोटा विद्रोह कहते हैं। और लोटा विद्रोह कब होता है, 1856 में। ये भी तथ्य याद रखेंगे। आगे चलते हैं, 1857 के विद्रोह के पहले जो है कुछ विद्रोह देखते हैं। उसमें आदिवासी का दमामी बंदोबस्त के तहत जो है जमीन की पैमाइश और नई जमाबंदी जो है किया जाने लगा। इसी के विरुद्ध जो है ये 1793 ईस्वी में
यहाँ पर एक आंदोलन जो है चलाया गया इसके विरुद्ध में। उसके बाद हम लोग आते हैं तमार विद्रोह के बारे में। तमार विद्रोह जो है ये 1789 से 1794 के बीच हुआ और 1789 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई और ये 1794 ईस्वी तक जो है ये चलता रहा। ये इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की जो है व्यवस्था की थी। तमार विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में उरांव जनजाति द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था और कब किया गया था ये जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है चेरों का विद्रोह। चेरों का विद्रोह जो है ये भूषण सिंह के नेतृत्व में जो है चलाया गया था और 1802 ईस्वी में चलाया गया था। ये मुख्य रूप से पलामू रियायती के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था, तो पलामू के क्षेत्र में चलाया गया था और 1802 में जब भूषण सिंह को जो है पकड़कर फांसी दे दी गई तो ये विद्रोह हालांकि कम हो गया लेकिन आगे चलता रहा। तो ये जो है चेरों का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, कब हुआ, ये जरूर याद रखेंगे डेट। आगे है हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820-21 में जो होता है ये सिंहभूम क्षेत्र में होता है और राजा जगन्नाथ सिंह ने जब जनजातियों का दमन करना चाहा तब ये विद्रोह जो है हो लोगों ने जबरदस्त विद्रोह किया और 1820-21 में ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। अंग्रेजों ने हो लोगों को बेवकूफ बनाने हेतु हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार कर लिया, परंतु कालांतर में जो है आगे चलकर इसको धोखा भी मिला। हो विद्रोह कब हुआ ईस्वी जो है ये जरूर याद रखेंगे और किस क्षेत्र में हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है विद्रोह कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है 1831-32 में होता है। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में ये भी विद्रोह होता है। वास्तव में यह विद्रोह जो है मुंडाओं का विद्रोह था जिसमें हो उरांव और अन्य जातियों ने भाग लिया था और ये विद्रोह जो है ये विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम पश्चिमी क्षेत्र में जो है फैला और बुद्धू भगत, विंदाराय, सिंगारा और सुरगा मुंडा जो है इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं। तो कोल विद्रोह कब किस क्षेत्र में हुआ ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। इससे संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार बीपीएससी में और बिहार के अन्य एग्जामों में। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स के तहत जो है पहला है कि आम का निर्यात से संबंधित हम किस देश को जो है निर्यात करते हैं आम का। तो सबसे ज्यादा हम लोग जो है निर्यात करते हैं आम का यूएई में, उसके बाद ब्रिटेन में, उसके बाद अमेरिका में और उसके बाद जो है हम लोग कुवैत में आम का निर्यात करते हैं। वही आम के उत्पादन में जो है पहला स्थान कौन सा है, तो आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज का अगला करंट अफेयर जो है ये है कि 19 साल की कैरियर के बाद जो है सुनील छेत्री ने जो है फुटबॉल से जो है संन्यास ले लिए हैं और इन्होंने अपना जो है अंतिम मैच कुवैत के साथ खेला जो मैच जो है ड्रॉ रहा और ये जो है भारत में सबसे ज्यादा गोल करने वाले जो हैं हो गए हैं सुनील छेत्री सबसे ज्यादा ऐसे विश्व लेवल पे कहें तो रोनाल्डो ने किया है 128 गोल जो कि पुर्तगाल के हैं। उसके बाद अली देई जो कि ईरान के हैं उसने किया है। उसके बाद लियोनो मेसी अर्जेंटीना के 106 गोल किया और सुनील छेत्री जो है भारत का 94 गोल किया है। तो सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल से संबंधित थे जिन्होंने कि हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ये तथ्य याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आज का अगला जो है ये करंट अफेयर्स आपको जब मेन लिखेंगे उसमें सहयोग देगा कि 18वीं लोकसभा जो 2024 में हुई उसमें 78% सदस्य जो है स्नातक या उससे अधिक शिक्षित हैं और पहली लोकसभा में इस बार पिछली बार की मुकाबले पहली बार
बार चुनने वाले सदस्य की संख्या भी जो है ज्यादा है। यहाँ पर ये भी बता दें कि 22% यानी 119 सांसद ऐसे हैं जिनकी शिक्षा जो है हायर सेकेंडरी से कम है 22%, जबकि 78% जो है ये पढ़े लिखे हैं, मतलब स्नातक से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जबकि पिछली बार जो है 27% लोग हायर सेकेंडरी या उससे कम था। तो ये जो है आपको काम देगा मेन में लिखने में। आगे देखते हैं, आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है पाकिस्तान बना है। अभी हाल ही में जो है ये संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कि 5 देशों ने भाग लिया 2025 के लिए, और जिनका कार्यकाल 2 साल का होगा। तो इसमें 5 सदस्यों में जो है पाकिस्तान का भी नाम आता है। तो ये 5 सदस्य कौन कौन है जिसका हुआ है? पाकिस्तान का, सोमालिया का, डेनमार्क का, ग्रीस का और पनामा। इन 5 सदस्यों का जो है चुनाव हुआ। यहाँ पर यह भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं, और ये अस्थायी सदस्य का चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इस बार जो है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा का चुनाव हुआ है, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है प्राचीन मरुगन मंदिर के संरक्षण से संबंधित। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में जो है मामल्लपुरम शहर में खुदाई में मिले प्राचीन मरुगन शहर के अवशेष को संरक्षित किया जा रहा है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है सूची में शामिल है। इसकी खुदाई जो है 2005 में पहली बार की गई थी, जहां से कि यहाँ मंदिर के अवशेष मिले हैं। क्योंकि ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।